स्टार्टेड। यस सर। ओके सर, चलिए ठीक है। चलो सर, फिर इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स में आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। ऑलरेडी स्टार्टेड मतलब ये कंटिन्यूएशन टॉपिक है सर। कंटिन्यूएशन टॉपिक मतलब सर हम लोग ऑलरेडी इस क्लास में इनकम टैक्स में टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो आज मैं आपके साथ एडवांस टैक्स और टीसीएस के ऊपर डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग कवर किए हैं सर, उसमें हम लोग ऑलरेडी टीडीएस के ऊपर काफ़ी डिस्कशंस किए हैं और टीडीएस के एप्लीकेशंस के ऊपर भी बात किए हैं। बस एक थोड़ा सा मेहनत सभी स्टूडेंट्स को करना है, दैट इज टीडीएस को अच्छे से पढ़ना है। अगर वो टीडीएस को अच्छे से पढ़ लेता है ना सर, तो टीडीएस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस वो जरूर अटेंड कर सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहा है उसको। सर ये सवाल तो स्टूडेंट ही दे सकता है ना। तो ऑलरेडी मैं आपको टीडीएस रिलेटेड प्रोविजंस को डिटेल्स में पढ़ाने के ऊपर काम किया, क्वेश्चंस भी करवाया। सर हो सके तो और भी क्वेश्चंस करवाएंगे टीडीएस पे। लेकिन सर आज तो फ्रेश टॉपिक है सर। टीडीएस टीडीएस तो बहुत सुन लिया आपने, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये चर्चा आप इनकम टैक्स में भी सुनोगे, जीएसटी में भी टीडीएस रिलेटेड मैटर पे डिस्कशंस होता है। ठीक है, फिलहाल मैं जीएसटी को यहाँ पर नहीं लाऊंगा। बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप टीडीएस को समझ रहे हो, टीडीएस और कुछ भी नहीं, टैक्स ही है जो पेमेंट करने के टाइम पे आपका एम्प्लॉयर या आपको जो पेमेंट कर रहा है वो क्या करता है, टैक्स काट के आपको पेमेंट करता है। सिंपल बात है। जैसे सैलरीड पर्सन को सैलरी दिया जा रहा है, उनसे टैक्स काट के उनको सैलरी दिया जा रहा है। सर तो फिर टीडीएस तो समझ रहे हैं, टीसीएस क्या है? टाटा कंसल्टेंसी। अरे ना रे बाबा, टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये नॉर्मली सेलर के लिए होता है। सेलर इन द सेंस, द सेलर इन द सेंस जो सेल करता है, देयर आर सर्टेन लेवल ऑफ सेलर्स। जैसे जो अल्कोहल वगैरह सेल करता है, जो टिम्बर सेल करता है। मैं आपको आज डिटेल्स में बताऊंगा कि टीडीएस और टीसीएस में क्या डिफरेंस है। सुनने में एक ही लगता है, टीडीएस टीसीएस दोनों ही पहले ही लिया जाता है। जैसे टीडीएस भी पेमेंट करने के टाइम पे काट के पेमेंट करते हैं, जैसे कमीशन एजेंट को कमीशन दिया जा रहा है टीडीएस काट के, सैलरीड पर्सन को सैलरी दिया जा रहा है टीडीएस काट के। वैसा ही देयर आर सर्टेन सेलर्स जो टीडीएस टीसीएस काट के, टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब सेल करने से पहले टीसीएस काट के पेमेंट मतलब सेल करते हैं। मतलब नॉर्मली पेयर कोई और है ना। लेकिन मैं सेलर हूं तो मैं सेल करने के टाइम पे टीसीएस कलेक्ट करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे बोल के रखा। अगर मैं अल्कोहल बेचता हूँ, अगर मैं टिम्बर बेचता हूँ, तो गवर्नमेंट ने मुझे बोल के रखा कि भाई तुम टिम्बर सेलर हो, भाई तुम अल्कोहल सेलर हो, तो तुम टीसीएस कलेक्ट कर लेना और मेरे घर पे जमा कर देना। क्यों? क्योंकि हमको पहले चाहिए। सर ये तो हो गया टीडीएस टीसीएस के बीच का बेसिक फर्क। डिटेल्स में भी बताओगे क्या? हाँ सर, डिटेल्स में भी बताऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस बोलिए। जैसे आप लोग हमेशा अच्छे बच्चे की तरह सुनते हो, पढ़ते हो मेरे साथ साथ, आज भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सर और एक चीज है, टीडीएस टीसीएस तो है, बट एडवांस टैक्स का क्या करेंगे? एडवांस टैक्स के बारे में कुछ जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चलो सर, एडवांस टैक्स पहले पढ़ेंगे, फिर टीडीएस और टीसीएस के बीच का फर्क देखेंगे। अगर इतना कर लेते हैं तो ये टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स में आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलो आयन, गुड आफ्टरनून। आयन और कौन ज्वाइन किया? आयन, आयन, पिंकी, गुड आफ्टरनून पिंकी। गुड आफ्टरनून सर। सर आई थिंक स्क्रीन शेयर है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नील। स्क्रीन तो शेयर है सर सभी के साथ, एक बार कंफर्म करो। यस ना? यस सर। ओके सर। हंस, हंस को भी मुझे दिखाई दिया, शायद हंस भी है। हंस तो था नाम। Yes, sir. यस ठीक है। हंस, गुड आफ्टरनून। अच्छा तो देखो सर, टीडीएस, एडवांस टैक्स एंड टीसीएस,
इस तीनों पे चर्चा जारी है, ठीक है सर, चर्चा जारी है तो चर्चा करो। सर मैंने ऑलरेडी आपको ये सब झमेला जो है आप लोगों के माथा में बहुत दिया, और भी झमेला डालना है सर। टीडीएस के बारे में चर्चा किया, क्वेश्चंस भी किया, आपको पता लग गया कि अल्टीमेटली टीडीएस में क्या करना है। प्रीवियस 2 लेक्चर को अच्छे से देखना है सर। कुछ और क्वेश्चन और भी होगा, मैं कराऊंगा। लेकिन सर आज थोड़ा सा एडवांस टैक्स और टीसीएस को सुन लो। लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स सेक्शन 207 एंड 208 में कहा है। लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स सेक्शन 207 और 208 में कहा गया है। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स के बारे में सेक्शन 209 में बोला है। इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट्स के बारे में सेक्शन 211 में बोला है। सर ये तो सेक्शन बता रहे हो। हाँ सर, सेक्शन तो बताना पड़ता है ना कि भाई आप एडवांस टैक्स चिल्ला रहे हो, ये तो इतना ऐसे चिल्ला रहे हो, तो फिर चिल्ला क्यों रहे हो, कहाँ लिखा है बोलो। तो भाई यहाँ लिखा है सर, ये तो स्टडी नोट्स है, स्टडी मैट्स है सर। इनकम टैक्स का जो ओरिजिनल बना है ना सर, वहां से लेके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, सब अपनी किताब में डालते हैं। अल्टीमेटली वही चीज आपको पढ़ना पड़ता है। और क्या कर सकते हो आप सर, क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स, अगर कोई एडवांस टैक्स पे कर देता है तो उनका क्रेडिट जो उनको मिल जाता है वो सेक्शन 219 पे रहता है सर। और एक इंपॉर्टेंट बात, वीवीआईपी पॉइंट है सर, अगर आप एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करते हो, मतलब अगर इफ यू आर एलिजिबल टू पे एडवांस टैक्स, और आप एलिजिबल हो पर फिर भी अगर आप पे नहीं करते हो या देरी करके पे करते हो, डिफर्ड पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, तो आप पे इंटरेस्ट लगता है सर, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है अलॉन्ग विद दी टैक्स लायबिलिटी। सेक्शन 234B एंड 234C उसके बारे में कैलकुलेशन सिखाते हैं सर। प्रैक्टिकली करने से ये चीज अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे एडवांस टैक्स में इंटरेस्ट पे किया जाता है। बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास, ठीक है। लेकिन इसके लिए दिल थाम कर बैठिए सर, इतना भी दिल थामने वाला बात नहीं, आप जैसा बोल रहे, ठीक है सर। मत बैठो लेकिन पढ़ लो। ओके सर, एडवांस टैक्स के बारे में 207 एंड 208 मैं पहले थोड़ा समरी बताता हूँ, फिर क्वेश्चन कराता हूँ, फिर जरूरत पड़ने से मैं आपको थोड़े डिटेल्स में भी बता दूंगा, ठीक है। क्या है ना, कई बार शॉर्टकट में बहुत सारी चीज आपको समझ में नहीं आता है, तो फिर मुझे थोड़ा डिटेल्स में जानना पड़ता है, ठीक है सर। बताओ तो सही सर, सबसे पहले तो आपको ये जान समझना चाहिए सर, एडवांस टैक्स क्या होता है। सर अगर मैं एक सिंपल डिस्कशन करूं, सिंपल, जो लोग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स कर रहे हो या फिर पहले भी इनकम टैक्स रिलेटेड बहुत सारा चीज पढ़ के आए, तो दे नो कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। जैसे करेंटली कौन सा प्रीवियस ईयर, जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे कौन सा प्रीवियस ईयर चलेगा सर, मतलब जब जो लोग मई जुलाई जून के एग्जाम में बैठ रहे हैं उनके लिए कौन सा प्रीवियस ईयर चलेगा, या फिर नवंबर दिसंबर में भी आप लोग अगर बैठते हो तो भी कौन सा ऐसा प्रीवियस ईयर चलेगा सर, प्रीवियस ईयर 22-23 जो अभी चल रहा है। ऐसे ये मार्च खत्म होगा तो प्रीवियस ईयर खत्म होगा सर, सॉरी असेसमेंट ईयर खत्म होगा, और प्रीवियस ईयर तो 21-22 चल रहा है। लेकिन मैं अभी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे उस टाइम पे क्या चलेगा उसके ऊपर बात कर। तो जब एग्जाम में बैठोगे तब असेसमेंट ईयर आपका बन जाएगा 23-24, और प्रीवियस ईयर बन जाएगा 22-23। नाउ द वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दैट कि सर हम लोग इतना देर से यही पढ़ के आए हैं कि प्रीवियस ईयर में इनकम करो और असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करो। दैट इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, और जिसको हम लोग ऐसे भी, मैं कभी कभी बोल देता हूँ आपको कि भाई प्रीवियस ईयर में कमाओ, असेसमेंट ईयर में गवाओ। तो असेसमेंट ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर इज द कैलकुलेटिव ईयर, जब प्रीवियस ईयर की इनकम पे आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करके सरकार के घर में रिटर्न फाइल करके टैक्स जमा करते हैं। तो इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट, ऑर्डिनरी भी है और बहुत ज्यादा भी है, यही चर्चा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने जो आती है कौन, एडवांस टैक्स, ठीक है। क्या आ गया सामने, एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स में क्या होगा सर, प्रीवियस ईयर 22-23 का, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर चलेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम वट एवर बी दी प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही जब हम लोग पे करते हैं। सर ऐसा भी होता है क्या, अरे हाँ ऐसा भी होता है।
एडवांस टैक्स के लिए होता है। जब भी आप प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करोगे, प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे करोगे, जो ऑर्डिनरी सेंस से थोड़ा अलग है। ऑर्डिनरी सेंस कहता है कि प्रीवियस ईयर में इनकम करो और असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करो, लेकिन एडवांस टैक्स कहता है नहीं, प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे करो। एंड दैट इज द रीजन इसे एडवांस टैक्स कहा जाता है इन सिंपल। लेकिन सर किसके किसके लिए मैंडेटरी है, कब जरूरी हो जाता है, चलो देख लेते हैं। कब जरूरी होता है, क्या कैलकुलेशंस होता है, ड्यू डेट्स क्या होता है ऐसे एडवांस टैक्स पेमेंट करने वाले का। ठीक है, लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स सेक्शन 207 208। Tax shall be payable in advance during any financial year in respect of the total income of the assessee, which would be chargeable to tax for the assessment year immediately following that financial year. Advance tax is payable during a financial year in every case where the amount of such tax payable by the assessee during the year is 10,000 or more. अगर आपका टैक्स अमाउंट किसी पर्टिकुलर ईयर में 10,000 से ज्यादा होता है तो आप एडवांस टैक्स में जा सकते हो। एडवांस टैक्स इज पेबल ड्यूरिंग a financial year in every case where the amount of such tax payable by the assessee during the year is 10,000 और टैक्स पेबल अगर 10,000 से ज्यादा है तो आप एडवांस टैक्स में जाते हो। सर अगर कोई नहीं किया तो जिनके लिए मैंडेटरी है अगर वो नहीं जाएगा ना तो दिक्कत होगा। ठीक है, डिले होगा। सर हाउएवर एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया of the age of 60 years or more at any time during the previous year who does not have any income chargeable under the PGBP is not liable to pay advance tax. क्या कहता है, अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया ऑफ द एज ऑफ 60 इयर्स और मोर, अगर उनका एज 60 साल से ज्यादा है, ठीक है, 60 के ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, प्रीवियस ईयर से फॉर एग्जांपल 22-23, और जिनके कोई पीजीबीपी इनकम नहीं है, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम नहीं है, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। सर इतनी सी बात है। हाँ सर, देखा जाए तो इतना सही बात है कि एडवांस टैक्स का सिंपल मतलब है कि प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे करो। सबसे सिंपल बात यही है। दूसरा बात कि जो भी आपका टैक्स का जो भी अगर आपका अमाउंट ऑफ टैक्स अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो आप एडवांस टैक्स में आ जाओगे, और अगर आपका एज 60 इयर्स के ऊपर है और आपका कोई पीजीबीपी इनकम नहीं है प्रीवियस ईयर में, तो फिर आप नॉट लायबल हो, मतलब आपको एडवांस टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है, मतलब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में चले गए सर, मतलब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में चले गए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, धीरे धीरे और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, थोड़ा रुक जाओ, एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ना, और आ जाएगा सर। तो एडवांस टैक्स के बारे में सेक्शन 207 एंड 208, 207 एंड 208 एडवांस टैक्स के बारे में खुल्लम खुल्ला बात करता है। बेसिकली 207 से लेके 219, 207 से लेके 219 ओवरऑल इसके बारे में बात करता है। और एक चीज, एन एसएससी who is liable to pay advance tax of less than 10,000 will not be saddled with interest under section 234B and 234C for defaults in payment of advance tax. However, the consequence under section 234A regarding interest for belated filing of return would be attractive. मतलब अगर किसी का एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम है तो फिर उनको इंटरेस्ट कैटेगरी में नहीं रखा जाता, बट अगर टैक्स लायबिलिटी देरी करके पे कर रहा है तो फिर बी रिलेटेड रिटर्न, जैसे बी रिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता है वैसे ही बी रिलेटेड रिटर्न कैटेगरी में उनको डाल दिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल बात है, अगर एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है तो आपको एकदम एडवांस टैक्स में देना चाहिए, और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके केस में एग्जेम्प्टेड हो गया। ठीक है, और जिनका बेसिकली पीजीबीपी इनकम नहीं, सर अगर सीनियर सिटीजन है और पीजीबीपी इनकम है, पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है, तो उनको देना पड़ेगा, तो भी उनको देना पड़ेगा अगर वो 10,000 से ऊपर का टैक्स पेबल कैटेगरी में आ जाता है। नाउ द बिग क्वेश्चन, सर इनका ड्यू डेट्स का क्या है, मतलब कब पेमेंट करना पड़ता है, जो सबसे बड़ा सवाल है। बाकी तो टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशंस आप लोग जानते हो, लेकिन व्हाट अबाउट द ड्यू डेट्स, सर चलो देखते हैं। सर इसके बारे में सेक्शन 211 आ जाता है। कौन आ जाता है सर? सेक्शन 211। ठीक है, सेक्शन 211 इसके बारे में बात करता है, ड्यू डेट्स के बारे में बात करता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के ऊपर बात करता है, टैक्स ऑडिट के बारे में बात करता है। सर टैक्स ऑडिट, सर टैक्स ऑडिट के बारे में हम लोग पीजीपीपी में पढ़े हैं सर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस में पढ़े हैं। देयर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ
बिजनेसेस जिनको टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करना पड़ता है, दैट इज एज पर अकाउंट 44 एडी, ठीक है ना, 44 एडी, तो उनके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है। फिलहाल हम लोग बस इतना देखेंगे कि एडवांस टैक्स पेमेंट शेड्यूल फॉर कॉर्पोरेट्स एंड नॉन कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी एंड नॉन कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी नहीं है। इसमें किसको नहीं लिया गया? अदर देन एन एसएससी कंप्यूटिंग प्रॉफिट ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। इसके बारे में भी पीजीपीपी में पढ़ के आए हैं सर आप लोग। जिसका भी क्लासेस मिस है उसको मैं बस इतना बोलूंगा, या तो आप बैकअप करो या तो फिर जिनका भी एग्जाम देरी है वो बाद में लाइव क्लास करेगा, ठीक है। तो पीजीपीपी के अंदर आप लोग प्रिजम्पटिव स्कीम के बारे में पढ़े। प्रिजम्पटिव स्कीम में कौन आते हैं सर? प्रिजम्पटिव स्कीम में वो आते हैं जो अपना अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता और गवर्नमेंट के घर में लम सम अमाउंट में पेमेंट करता है टैक्स, ठीक है। कोई अकाउंट्स मेंटेन वगैरह नहीं करता है, वो एक प्रिजम्पटिव सिस्टम में एक सर्टेन अमाउंट पे करता है, जो पीजीपीपी में इसका भरपूर चर्चा हुआ है सर। सो अगर आपको प्रिजम्पटिव स्कीम क्या है ये जानना है तो पीजीपीपी का लेक्चर्स में आपको रेफर करूंगा कि आप जरूर पीजीपीपी का लेक्चर्स को रेफर करें और प्रिजम्पटिव स्कीम के ऊपर डिटेल्स में जानकारी हासिल करें फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। या फिर जब बाद में मैं फिर से लाइव करवाऊंगा तब आपको मैं फिर बता पाऊंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि सर ये जो भी एडवांस टैक्स पेमेंट के बारे में बात होता है, ठीक है, ये बेसिकली अच्छा प्रिजम्पटिव स्कीम 44 एडी एज वेल एज 44 एडीए इस पे कहा गया है। अच्छा इसमें मेनली 4 इंस्टॉलमेंट के बारे में कहा। 4 इंस्टॉलमेंट मतलब जो एडवांस टैक्स आप पे करोगे इसमें मेनली 4 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि 22-23 प्रीवियस ईयर का एडवांस टैक्स आप 22-23 में एट ए टाइम दे दोगे, नहीं सर, नॉट लाइक। क्योंकि 22-23 में आप इनकम करना स्टार्ट करते हो, पॉइंट टू बी नोटेड, आपका इनकम स्टार्ट होता है, यू जस्ट स्टार्टेड योर इनकम इन 22-23 से फॉर एग्जाम्पल। या फिर 23-24 आ रहा है ना, तो 23-24 जब आएगा तो 23-24 में भी आप सिमिलरली आपका इनकम अराइज होना चालू होगा। तो आप जैसे जैसे इनकम करते जाओगे वैसे वैसे एडवांस टैक्स भी पे करते जाओगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट बेसिस। सर कैसे पता करेंगे? नॉर्मली अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके केस में ये चीज क्या होता है ना, आप लास्ट ईयर इनकम की तरह सोच के आप एडवांस टैक्स जमा करते जाते हो। तो जैसे एक ड्यू डेट है दैट इज 15 जून, ऑन और बिफोर 15 जून आपका पहला ड्यू डेट बनता है, जिसमें आपका टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 15% देना पड़ता है। सर कैसे हिसाब लगाएंगे एडवांस टैक्स का? वेट कर जाओ ना सर, अभी आपको मतलब कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। 15 जून के पहले मतलब ऑन और बिफोर 15 जून के पहले आपका टोटल जो भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनता है, मतलब से फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख का टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपने कैलकुलेट करके देखा, तो इसका 15% कितना होता है? 15,000। तो बाय 15 जून 15,000 क्लियर करो। 15 सितंबर से पहले और 30% मतलब 30 और इधर 15 मतलब ओवरऑल टोटल लायबिलिटी का 45%। और 45% जब आप पे करोगे तो पहले का जो अमाउंट है मतलब 15% अमाउंट को माइनस करो, मतलब 1 लाख का 45% कितना होता है? 45,000। तो 45,000 जब पे करोगे तो पहले तुम ऑलरेडी 15,000 पे कर दिए ना सर, तो नॉट लेस देन 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी वहां से माइनस हो जाएगा अर्लियर जो इंस्टॉलमेंट आपने दे दिया, दैट इज पहला 15%, तो अल्टीमेटली 30%, अल्टीमेटली 30%। सिमिलरली 15 दिसंबर से पहले ओवरऑल जितना टैक्स लायबिलिटी बनेगा उसका 75% मतलब 75%, मतलब 1 लाख में से अगर आपका टोटल लायबिलिटी 1 लाख है तो 1 लाख का 75% मतलब 75,000। और 75,000 जब आप पेमेंट करोगे तो पुराना जो भी लायबिलिटी है मतलब 45 और 15 कितना होता है? 60, उसको माइनस करना है। और 15 मार्च से पहले, 15 मार्च से पहले जैसे अभी रिसेंटली मार्च का 15 तारीख गया ना, तो जिन लोगों का एडवांस टैक्स लायबिलिटी था वो 15 मार्च से पहले अपना सारा लायबिलिटी को क्लियर किया। द होल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपको क्लियर कर लेना चाहिए, प्लस जो भी पुराना लायबिलिटी आपने क्लियर किया, अगर सारा का सारा पेमेंट हो चुका है तो ठीक है, अगर कुछ भी अमाउंट बाकी है 15 मार्च से पहले क्लियर कर दो। ये है एडवांस टैक्स का सिंपल डेट वाइज कॉन्सेप्ट कि आपको इसके अंदर एडवांस टैक्स पे कर देना चाहिए। अब आगे कुछ और भी बातें जान लो फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। सर क्या जानना है? इतना जान के क्या करेंगे? पागल ही हो जाएंगे। सर हो जाओ थोड़ा पागल, क्या करोगे? माथा को इतना साफ रख के क्या करोगे? जिंदगी में थोड़ा पागलपन होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर।
जो पागल होते हैं वही कुछ करते हैं। सर पागल नहीं बोलना चाहिए, घर पे डांटते हैं। ठीक है सर, नहीं बोलेंगे। ऐसे बोलते हैं ना, अगर आप कोई किसी को घर पे बोल देता है पागल, ए पागल मत बोलो, यस सर, बोलना बोलते हैं, पागल नहीं बोलना चाहिए। ठीक है सर। सर एडवांस टैक्स पेमेंट बाय एसएससीज कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 4480 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 4480 सबसेक्शन 1। तो अगर कोई प्रिजम्पटिव स्कीम में है तो उनका एडवांस टैक्स क्या होगा? सर एलिजिबल एसएससी, एन एलिजिबल एसएससी मतलब जो भी प्रिजम्पटिव स्कीम पे चले जाते हैं, opting for computation of profit or gain of business or profession on presumptive basis in respect of eligible business। सर मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रिजम्पटिव स्कीम को समझना है तो पीजीबीपी को रेफर करना है। पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस में डिटेल्स में प्रिजम्पटिव स्कीम बताया गया है। ठीक है, तो अगर आप एक एलिजिबल पीजीबीपी में प्रिजम्पटिव स्कीम में टैक्स देने वाले, कैलकुलेशन करने वाले अगर एक बिजनेसमैन होते हो, सेक्शन 4480 सबसेक्शन 1 और इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल प्रोफेशन के केस में 44ADA सबसेक्शन 1 दोनों सेक्शन आ जाता है। shall be required to pay advance tax of the whole amount on or before 15 March of the financial year। मतलब इनके केस में कोई ऐसे ड्यू डेट्स नहीं है, पर एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप प्रिजम्पटिव में हो और आपको एडवांस पे करना है तो 15 मार्च के अंदर आप सारा का सारा ड्यूज क्लियर। However, any amount paid by you of advance tax on or before 31st March shall also be treated as advance tax paid during the financial year। मतलब कहने का मतलब है नॉर्मली 15 मार्च के अंदर, चाहे वो नॉर्मल बंदा हो, मतलब जो प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं है, और जो प्रिजम्पटिव स्कीम में है, मतलब 44AD के तहत जो प्रिजम्पटिव स्कीम में है, दोनों के केस में बताया जाता है। देखो सर, इनकम टैक्स के हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं बस एक ही रिक्वेस्ट बार बार करूंगा आप लोगों को कि अगर आप लोग बीच बीच में चैप्टर को रिवाइज करना बंद कर देते हो तो ऐसा बिल्कुल ना करें। बीच बीच में कोई भी चैप्टर को उठाओ और उसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर कोई मानो की क्लास कंप्लीट हो गया, फिर चैप्टर को 3 महीना देखा ही नहीं कि चैप्टर तुम देखने में कैसे हो। कभी कभी पेज पलट के तो देख लिया करो कि भाई तुम एटलीस्ट देखने में कैसे हो, है ना? मतलब सूरत ही भूल जाओगे क्या चैप्टर का? वो तो नहीं भूलना चाहिए ना। तो अगर ये भूल जाते हो तो फिर मुश्किल है, क्योंकि पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, नॉट जस्ट की इनकम टैक्स, हर एक सब्जेक्ट चैप्टर वाइज कनेक्टेड है। तो एटलीस्ट इनकम टैक्स तो कनेक्टेड है ही, बाकी लॉ भी कनेक्टेड है। हाँ, कॉस्टिंग में थोड़ा सा इंडिविजुअलाइजेशन देखने को मिलता है, अकाउंट्स में कनेक्शन है, बट हाँ देयर मे बी सम इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट। फाइनेंस में भी वैसा थोड़ा बहुत कनेक्शन, थोड़ा बहुत इंडिविजुअल, लेकिन टैक्स जैसे पेपर में, जीएसटी जैसे पेपर में आपको कनेक्टिविटी बहुत मिलेगी। और इनकम टैक्स तो क्या बता सर, पूरा का पूरा कनेक्टेड है। तो बीच बीच में सूरत देख लिया, ठीक है, भोली सी सूरत सोच के छोड़ मत दीजिए। तो 44AD सबसेक्शन 1 इन रेस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल प्रोफेशंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 4481, मतलब जो भी है इनका केस में 15 मार्च। तो यहाँ पर सिंपल बात कह रहा है सर कि अगर कोई 31 मार्च के अंदर भी अपना ड्यूज क्लियर करता है तो उसे लेट नहीं माना जाएगा, उसे विद इन डेट ही माना जाएगा, विद इन द डेट ही माना जाएगा। ठीक है, एडवांस टैक्स के केस में। सर ये तो हो गया एडवांस टैक्स का ड्यू डेट फॉर प्रिजम्पटिव वाले एज वेल एज नॉन प्रिजम्पटिव वाले। ठीक है, प्रिजम्पटिव और नॉन प्रिजम्पटिव में बस इतना है कि प्रिजम्पटिव वाले जो होते हैं उनको अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं होता है, वो लम सम अमाउंट पे टैक्स पे करते हैं। उनका दो कैटेगरी होता है, 6% या फिर 8%। 6% और 8%। अगर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादा करता है तो ओवरऑल जो भी टर्नओवर होगा उस पर 6% टैक्स देगा। अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कम करते हैं तो 8% टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो ये इस तरह का प्रोविजन आप लोग पहले भी क्लास में किए, और बार बार कितना याद दिलाऊं सर अभी, क्योंकि अभी ज्यादा उनको याद करेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, फिर जब मेरे को पढ़ो तो मेरे को पढ़ो, पुराना चीज को इतना याद करोगे तो हमको कैसे पढ़ो। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा चुप चुप करना पड़ता है। अच्छा, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट्स इन पेमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स। सर जो एडवांस टैक्स पेमेंट करना जिनका लायबिलिटी है, अगर वो एडवांस टैक्स पे नहीं करता तो क्या होगा? ऐसे एक चीज बता दें, कंपनी के लिए तो एडवांस टैक्स नहीं होता। जब आप लोग कॉर्पोरेट टैक्स को डिटेल्स में पढ़ोगे आपको और पता चलेगा। नॉर्मली फाइनल लेवल में कॉर्पोरेट टैक्स को डिटेल्स में पढ़ा जाता है, ठीक है, तो ऑन दैट टाइम आप लोग इसको और डिटेल्स में पढ़ोगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि अगर कोई एडवांस टैक्स देने में फेलियर करता है तो उनके साथ क्या होता है? कुछ नहीं, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है।
Interest under section 234B is attracted for non-payment of advance tax or payment of advance tax of an amount less than 90% of the assessed tax. मतलब उसका जितना assessed tax होता है उसका 90% से कम अमाउंट अगर उसने दिया है टाइम मतलब ड्यू डेट के अंदर, अगर 90% से कम अमाउंट दिया हुआ है या फिर जो भी पेमेंट करना था या नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स है, तो सेक्शन 234B उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट लायबिलिटी कितना है 1% per month or part of the month from the 1st April following the financial year up to the date of determination of total income under section 143 subsection 1 and where regular assessment is made up to date of such regular assessment. That means आप जितना दिन मतलब दिन का आपका डिले रहा है उतना दिन का 1% करके आपको देना पड़ेगा। सर हिसाब बताओ ना। सर बताते हैं इसका हिसाब कैसे होगा, मैं आपको इसका हिसाब दिखाता हूँ। रुक जा रे बंदे, रुक जा दिखाते हैं। सर इंटरेस्ट हिसाब करने का तरीका कुछ ऐसा है, तरीका दिखा रहा हूं अभी, अब कुछ देर बाद क्वेश्चन करेंगे ना तो तरीका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ तरीका दिखाने से भी नहीं होता है, सॉल्व करके भी शो करना पड़ता है, तो एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी होता है। लेकिन फिलहाल प्रोविजंस बता रहे तो बता देते हैं। 15 जून आपका पहला ड्यू डेट था और आपको टोटल लायबिलिटी का 15% पे करना, तो आपका जितना टोटल लायबिलिटी होता है 15% ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम माइनस एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 जून, अगर कोई भी अमाउंट आपने पे किया है तो इसका नॉर्मल टाइम पीरियड कितना है 3 महीने का, ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 महीने के हिसाब से आपको करना है। अब जब इंटरेस्ट पेमेंट होता है ना, तो इंटरेस्ट पेमेंट नॉर्मली, एक सेकेंड, मतलब जितना देरी आप करते रहोगे तो फर्स्ट 3 महीने के ऊपर 1%, फिर नेक्स्ट 3 महीने के ऊपर, फिर उसके बाद इस तरह से पर मंथ के ऊपर बेस करके आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ता जाएगा। सर इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे, रुक जाओ, ठीक है, इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा रुक जाओ। ये पीरियड का कैसे देखना है, ठीक है, और इस अमाउंट को कैसे माइनस करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। मतलब जितना आपका एडवांस टैक्स पेमेंट में शॉर्टफॉल रहा है, मानो इतना समझ लो कि 15 जून तक आपको जितना पेमेंट करना चाहिए था माइनस एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 जून, मतलब मानो आपको करना चाहिए था टोटल आपका मानो 1 लाख का टैक्स लायबिलिटी है, आपको पे करना चाहिए था 15,000, बट आपने रियल में करके रखा है 10,000। सो 10,000 एडवांस टैक्स आपने करके रखा, लेकिन अभी भी आपका 5,000 बाकी है। तो 5,000 के ऊपर 1% 3 महीने के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरह से पूरा साल भर का जितना आपका डिले रहेगा ओवरऑल एडवांस टैक्स अमाउंट पे, उसके ऊपर सरकार आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ऐसा है क्या? अरे ऐसा ही है। अब आपके मन में एक सवाल है, सर एडवांस टैक्स का समझ में कैसे आएगा? सर ये लास्ट ईयर के हिसाब से आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा रुक जाओ कि आपका लायबिलिटी कैसे देखना। रुक जाओ सर, मैं समझ सकता हूँ आपके मन अंदर खलबल ही मच चुका है कि सर हमें अभी बता दो कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशंस एग्जाम में क्वेश्चंस भी बहुत पॉपुलर माना जाता है सर। और क्या सर? सच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन असेस्ड टैक्स एंड एडवांस टैक्स, मतलब आपने जो असेस किया था और जो एडवांस टैक्स एक्चुअली में आपने पे किया उसके ऊपर एक्चुअली इंटरेस्ट पे करना। Assessed tax means the tax on total income determined under section 143 subsection 1 under regular assessment as the case may be, मतलब whatever the amount आपने assess किया है माइनस वहां से TDS TCS हट जाएगा, रिलीफ अगर 89 में कुछ है तो वो भी हट जाएगा। रिलीफ के ऊपर मैंने अभी डिटेल्स में बोला नहीं है 89 का, ये टोटल इनकम के अंदर का पार्ट है, ठीक है। फिलहाल मैं रिलीफ को कुछ दिन पहले जो क्लास किया मैं इसको मतलब अभी स्किप किया था, मैं उसको बाद में करवाऊंगा सर, क्योंकि टोटल इनकम पे क्वेश्चन लास्ट में प्रैक्टिस करूंगा, तो तब मैं 89 को भी क्लियरली बताऊंगा कि रिलीफ कैसे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एनी टैक्स क्रेडिट allowed to be set off in accordance with the provision of section 115 JD and where self assessment tax is paid by the assessee under section 140A or otherwise, interest shall be calculated up to the date of payment of such tax and reduced by the interest, if any, paid under section 140A towards the interest chargeable under this section. Thereafter, interest shall be calculated at 1% on the amount by which the tax was paid together with the advance tax paid fall short of the assessed tax. सर कुछ भी समझ में नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए। कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आना भी नहीं चाहिए। सर ये तो 234B था,
इंटरेस्ट ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, और एक चीज होता है इंटरेस्ट ऑफ फॉर डिफर्डमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आप डिले करते हो, ठीक है, डिफर्डमेंट करते हो, तो उसके ऊपर भी आपको सिमिलरली चार्ज पे करना पड़ता है, जो 234C के तहत होता है। डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट एसेट्स, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे नॉन कॉर्पोरेट हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, बहुत हुआ प्रोविजंस, क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके मन में जो थोड़ा सा शंका चल रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, वो कंफ्यूजन दूर हो सकता है। कैसे सर? उसके लिए क्वेश्चन करने से दूर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करें, एग्जाम्पल करें, दूर हो जाएगा मन में जो चल रहा है वो दूर होना जरूरी है। सर ये वाला क्वेश्चन करिए सर। तो स्क्रीन आपके सामने है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, थोड़ा बोलिएगा सर, सब कनेक्टेड हो? यस सर। मिस्टर जॉय, मिस्टर जॉय, सर जॉय या जय, जो भी बोलो सर, मिस्टर जय या जॉय, इनका टोटल इनकम है 8,70,000 का। डिड नॉट पे एनी एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। टोटल इनकम किया इन्होंने 8,70,000 का। डिड नॉट पे any advance tax during the previous year 21-22. He wishes to pay the whole of the tax along with the interest, if any, on filing the return in the month of July 2022. एडवांस टैक्स उन्होंने पे नहीं किया, बट वो इच्छा रख रहा है कि जो भी उसका इंटरेस्ट है, whole of the tax along with the interest, if any, on the filing of the return in the month of July 2022. 21-22 में ही वो पेमेंट करना चाहता है। What is the total tax which Mr. J has to deposit as self assessment tax along with the interest? सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तहत और इंटरेस्ट के तहत उनको कितना अमाउंट सरकार के घर में जमा करना होगा। इफ ही फाइल्स द रिटर्न ऑन 29 जुलाई 2022, अगर वो 29 जुलाई को अपना रिटर्न फाइल करेगा तो। साथ में ये भी कहता है कि अज्यूम कर लो दैट ही डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शंस अंडर सेक्शन 115 BAC। Also assume that he does not exercise the option under section 115 BAC. Okay. तो सबसे पहले तो आपको ये हिसाब लगाना होगा कि सर 8,70,000 पे टैक्स कितना होता है। अगर आपका इनकम 8,70,000 है और आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, और अगर आप एडवांस टैक्स पे करना चाहते हो, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई में, तो आपको कितना एडवांस टैक्स पे करना होगा और उसमें क्या इंटरेस्ट आपको भरना, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो जैसे पूछा उसका पहले हिसाब करते हैं, और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे इनका हिसाब किताब किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ऑब्लिगेशन टू पे एडवांस टैक्स अराइजेस इन एवरी केस वेयर एडवांस टैक्स पेबल इज 10,000 और जहां पर एडवांस टैक्स पेबल 10,000 से ज्यादा है, वहां पर आप ऑब्लिगेटेड हो एडवांस टैक्स पे करने के लिए। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फेलियर, एसएससी may be charged with interest under the section 234B and 234C. ठीक है। In the given case, since Mr. J did not deposit any amount of advance tax during the previous year, he will need to pay the total tax due on his income along with interest for default in payment of advance tax under section 234B and interest for deferment of advance tax under section 234C. तो दो चीज हुआ है, एक तो एडवांस टैक्स दिया नहीं है उसमें डिफॉल्ट किया है, और दूसरा एडवांस टैक्स डिफर किया है, मतलब बाद में दे रहे हैं, बिफोर फाइलिंग ऑफ हिज रिटर्न। तो सबसे पहले आप मुझे नॉर्मल कैलकुलेट करके आप लोग मुझे बता दो कि 8,70,000 का टैक्स लायबिलिटी कितना होता है। प्लीज कैलकुलेट सर एंड आंसर मी। 8,70,000 में आपका टैक्स लायबिलिटी कितना होगा? सर रेगुलर प्रोविजंस 115 BAC यूज मत करना। अप टू 2.5 लाख कितना एट द रेट नील, ग्रेटर देन 2.5 to 5 लाख सर 86,500। 2.5 लाख टू 5 लाख कितना? 5%। एक मिनट देख रहे हैं सर, 12,500 एंड
5,00,000 से 8,70,000 कितना होता है? 5,00,000 to 8,70,000 3,70,000 3,70,000 या 2,70,000? 3,70,000। तो 3,70,000 पे कितना लगाएंगे? 20%। 20%। तो 3,70,000 का 20% कितना होता है? 74,000। 3,70,000 का 20% करो सर। सर 74,000। 74,000। 74,000। 74,000 के साथ 12,500 को ऐड करो सर, कितना हो रहा है? 86,500। 86,500 के साथ 4% सेस लगा दो सर। 3,460। 89,960। 89,960 आ जाएगा। 89,960 आ गया सर। यस सर, सबका आया होगा। ये तो बेसिक्स है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। बोलो सर, ये 89,960 में किसी को कोई डाउट? अगर 89,960 कैलकुलेट करने में कोई डाउट है तो बोल लो सर, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं ये सब चीजें बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में करा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इसको एकदम प्रेजेंटेशन के साथ और शो नहीं करूंगा, ठीक है? क्योंकि ये एकदम आंखों देखी समझ में आ जा रहा है और सिंपल कैलकुलेशन से आप 89,960 तक पहुंच सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, आपका टैक्स ड्यू हो रहा है और रिटर्न ऑफ इनकम पे 8,70,000 इनकम पे 89,960। किसी भी तरह का डिडक्शंस वगैरह कुछ भी यहाँ पर है नहीं, तो जो है नहीं उसको लेके माथा खराब नहीं करना है, माथा व्यथा नहीं करना है। ना क्वेश्चन इज दैट, क्योंकि आपने डिले किया, दो कॉन्सेप्ट है, आपने डिफॉल्ट किया एज वेल एज आपने लेट किया, ठीक है? दो चीज हुआ, डिफरमेंट किया, डिफरमेंट एज वेल एज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब करना चाहिए था नहीं किया, डिफरमेंट मतलब जब करना चाहिए था तब ना करके बाद में करना। तो दोनों चीज में आपको दो तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सामने आ रहा है। तो नाउ जस्ट लुक एट कि अगर 234B अप्लाई होता है, ठीक है, 234B अगर अप्लाई होता है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B इज अट्रैक्टेड व्हेन एसएससी हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स हैज फेल्ड टू पे सच टैक्स। अगर आप लायबल हो, नॉर्मली सर क्या कहते हैं, 10,000 के ऊपर आपका टैक्स लायबिलिटी होने से यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे एडवांस टैक्स। So when the SSE who is liable to pay advance tax has failed to pay such tax, क्या होगा? Where the advance tax paid by the SSE is less than 90% of the assessed tax. Where the advance tax paid by the SSE is less than 90% of the assessed tax. जितना आपका असेसमेंट होता है, अगर उसका 90% तक आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। और मिस्टर जॉय मतलब जय, ठीक है, मिस्टर जय डिड नॉट पे एनी अमाउंट एज एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B at 1% per month or part of the month will be levied beginning from 1st April of the following year, that is 1/4/2022, till the time he deposit the whole tax under self assessment. चालू हो जाएगा 1/4/22 से, और जब तक उनका पूरा अमाउंट वो सेल्फ असेस करके डिपॉजिट नहीं करता है तब तक। तो उसने रिटर्न फाइल कब किया था? 29 जुलाई। 29 जुलाई को उसने रिटर्न फाइल किया है। सो 29 जुलाई तक उनका पूरा अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। यस ना? तो कैसे करें? 89,900 हमारा राउंड ऑफ हो गया है, 960 को 60 को नहीं लेना है सर, क्योंकि राउंड ऑफ का रूल आ जाएगा। ये मैं आपको टोटल इनकम पे भी बताया था। तो इंटरेस्ट विल बी डिवाइड ऑन टैक्स लायबिलिटी ऑफ 89,900 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। इंटरेस्ट 1798। 89,900 पे 1% लगाओ। एक मिनट देखता हूँ सर। अच्छा, 89,900 पे 1% कितना होता है? 899। 899 कितना दिन का है? 1 अप्रैल टू जुलाई। 1 अप्रैल टू जुलाई मतलब कितना मंथ का है? 4। यस सर। सर अप्रैल मई जून जुलाई, तो 899 इंटू 4 कितना होगा? आ रहा है सर, देखो तो 3596 या 3596 आ रहा है सर। सर जून से कैलकुलेट करेंगे या फिर जुलाई मतलब अप्रैल से कैलकुलेट करेंगे? अप्रैल से कैलकुलेट करोगे?
उस समय ड्यू डेट मतलब जो पहला वाला होता है 15/6 को ना होता है, मतलब 15/6 को हमको पैसा देना है, तो फिर 15/6 से कैलकुलेट करेंगे ना? नहीं सर, बात ऐसा नहीं है। आपका जो आपका ये पूरा का पूरा हिसाब जो था, ये आपका कब का था? ये आपका हिसाब था 21-22 का, है ना? आप पूरा हिसाब देखो, भूल गए, कहाँ चला गया क्वेश्चन। इसका प्रीवियस ईयर का ये जो इनकम का जो डिटेल्स दिया है 21-22 में, डिड नॉट पे एनी एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 21-22 में कोई एडवांस टैक्स नहीं दिया उनको। इस बार रिटर्न भरना है जुलाई 22 में, ठीक है? If he on filing of return in the month of July 2022, what is the total tax which Mr. J has to deposit as self assessment tax along with interest? तो ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे इंटरेस्ट भरने का जो ड्यू डेट स्टार्ट होता है वो 2022 के अप्रैल से स्टार्ट होता है। मतलब आपने डिफॉल्ट किया ना सर, भले ही आपका ड्यू डेट जून है, बट आपका डिफॉल्ट होने के कारण आपका अप्रैल से ही काउंटिंग हो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब जब तक आप रिटर्न फाइल डिपॉजिट नहीं कर देते। इसीलिए यहाँ पर ये चीज बोला है सर। कहाँ गया? अभी मैं आपको लिखा रहा था, ये देखो, 1% per month or part of the month will be levied beginning from 1st April of the following year। मतलब आपका जो असेसमेंट ईयर 21-22, ठीक है, तो 31 मार्च 2022 के बाद जो फॉलोइंग ईयर का 22 है, और आपने रिटर्न फाइल कब करने जा रहे हो? रिटर्न फाइल करने जा रहे हो आप 29 जुलाई 2022 को। आपका आपका प्रीवियस ईयर में आपने कोई एडवांस नहीं दिया था, बट इस बार आप करना चाहते हो, बट आपने डिफॉल्ट किया है। तो अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आपका क्या हिसाब बनेगा? 1 अप्रैल 2022 से लेके जब तक आपने पूरा कंप्लीट नहीं करते हो 29 जुलाई 2022 तक, इस पूरा डेट का आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, जितना आपका टोटल लायबिलिटी है उसके ऊपर। और वही 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सिस्टम, मतलब 3,596 टका सरकार के घर में इंटरेस्ट जमा करना। नहीं समझे? यस सर। मतलब आप एडवांस टैक्स पे करने वाले थे, बट आपने एडवांस टैक्स दिया नहीं। तो क्यों नहीं दिया भाई? तो दिया नहीं तो फिर भरो अभी इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऐसे हो। Beginning of the 1st April of the following year till the time we deposit the whole tax under self assessment। और उसका हिसाब इस तरह से करना। ये हो गया आपका 234B, जो बेसिकली फेल टू पे एडवांस टैक्स। और एक कॉन्सेप्ट आता है सर 234C, इसको ध्यान से देखिए। एसएससी अदर देन एसएससी, ध्यान से सुनना बात को। SSC other than SSC who declare profits and gain in accordance with the provision of section 44AD subsection 1 and 44ADA subsection 1। सर ये लोग कौन है? कहां से आ गया? कहां कहां से सेक्शन आ जाता है सर? अभी अभी तो बताए, प्रिजम्पटिव वाले हैं सर, प्रिजम्पटिव वाले हैं। पीजीपीपी में डिटेल्स में पढ़ा जाएगा या पढ़ाया गया है, तो पीजीपीपी में इसके बारे में डिटेल्स जानोगे। सिंपल होता है कि ये लोग अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, नॉर्मली स्मॉल टैक्स पेयर्स है। इनको छोड़ के जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, इनके लिए गवर्नमेंट ने 44AD का प्रोविजंस रखा है सर। ठीक है, समझ गए। लेकिन इतना समझो, एसएससी अदर देन एसएससी हु डिक्लेयर प्रॉफिट एंड गेन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 44AD और 44AD1 और तो इनको छोड़ के हाँ आर लायबल टू पे एडवांस टैक्स इन 4 इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 4 इंस्टॉलमेंट में नॉर्मली देता है। तो सेक्शन 234C is attracted if the actual installment paid by the SSE is less than the amount required to be paid by him on such installment। मतलब ईच इंस्टॉलमेंट में टोटल लाइबिलिटी का जितना अमाउंट होना चाहिए था, उससे जितना कम पे करोगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। The interest shall be calculated at 1% per month, 1% per month or part of the month for the short payment or non-payment of each installment। तो डिफॉल्ट क्या हो गया? जितना भरना चाहिए था अगर उतना आपने नहीं भरा, ठीक है, उतना अगर आपने नहीं भरा तो जितना शॉर्ट पेमेंट होगा उतने के ऊपर आपको टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। नो, हाउ विल बी द कैलकुलेशंस? सिंपल है सर, ये सब राउंड ऑफ करके किया गया है। देखो आपका टोटल आ जा रहा है कितना, टोटल लायबिलिटी कितना है आपका बोलो? 89,900।
89,900 का 15% कितना होता है सर? मतलब 89,900 का 15% कितना होता है सर 13,485। सर? उसको राउंड करके, ये देखो यहाँ पर राउंडेड ऑफ नो नियरेस्ट ऑफ नियरेस्ट 100 इग्नोरिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो 13,485 है, तो 85 को इग्नोर करोगे तो राउंड के क्या होगा? 13,400, ठीक है। सिमिलरली 89,900 इंटू 45%, तो 40,455 होता है। तो 55 को हटाओ तो 40,400, इसीलिए सब नियरेस्ट 100 पे लाया गया है और फ्रैक्शन को इग्नोर किया गया। और 89,900 का 75% दैट इज 67,425, तो 67,400 लिया गया है, ठीक है। इस तरह से इसको हिसाब किया गया है। अब स्पेसिफाइड एस्टिमेटेड टैक्स कितना है आपका? 15%। तो 15% कितना भरना चाहिए था आपको? 13,400। पीरियड कितना है? 3 महीने का, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है? 402। सर ये कैसे आ रहा है, बोलो। तेरह 13,400 इंटू 1% इंटू 3 करके देखो। 13,400 आपका टोटल पेमेंट हो रहा था, बट आपने तो किया ही नहीं ना, इसलिए पूरा अमाउंट पे ही जाएगा। तो 13,400 1% इंटरेस्ट आपको लगता है, और 3 महीने का टाइम पीरियड है जिसको आपको आपने भरना था, आपने भरा नहीं। तो 3 महीने का आपको एडवांस टैक्स भरना चाहिए था, आपने भरा नहीं, बिकॉज यू आर लायबल टू पे एडवांस टैक्स। सो कितना 402 हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो ना। यस सर। बाकी सब कोई कैलकुलेट कर रहे कि नहीं कर रहे? 13,400 इंटू कितना हुआ? इंटू 1% इंटू 3, 3 महीने का 400। सिमिलर पैटर्न में आपको बाकी भी मिल जाएगा। सिमिलर पैटर्न में आपको बाकी भी मिल जाएगा। मतलब आपको 40,400 भरना चाहिए था 45%, 15 सितंबर तक आपने भरा नहीं, तो इसका भी 3 महीने के हिसाब से 1212 1% रेट पे। 75% भरना चाहिए था, इसका भी इंटरेस्ट है 2022, भरना चाहिए था, आपने भरा नहीं। 15 मार्च के अंदर 100% भरना चाहिए था, इसमें आपका 1 मंथ बाकी है, इसमें आपका 1 मंथ बाकी है, बिकॉज सिर्फ मार्च का लगेगा आपको, सिर्फ मार्च का लगेगा, तो इसमें भी आपका 899 का, ठीक है। और इसमें इसमें 3 क्यों? क्योंकि अप्रैल में जून का, जुलाई अगस्त सितंबर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, ठीक है। और ये दिसंबर जनवरी फरवरी तक का ये 3 महीना यहाँ कवर हो रहा है, और ये 15 मार्च का लास्ट 1 मंथ का हिसाब यहाँ पर होता है। तो कुल मिला के आपका इंटरेस्ट का जो भी हिसाब है वो आता है सर 4535 का, 4535 का टोटल कर लो इंटरेस्ट। सर ये आपका जो टैक्स लाइबिलिटी बन रहा था दैट इज 89,900 के साथ, 89,900 के साथ आपको और भी 4535 ऐड करना है। एक सेकेंड, एट्टी नाइन नाइन हंड्रेड। अच्छा हम लोगों का ये क्या शेष लेके था? 89,900, 89,900 शेष था। Yes, sir. 89,900 प्लस इंटरेस्ट है 4535 यहाँ पर, तो 4535 ऐड करो प्लस 4535। ओहो क्या गड़बड़ हो गया? 89,900 ये तो मेरा टैक्स लाइबिलिटी था ही, प्लस 4535 94,435, और ये कितना हुआ था सर? 234B का क्या हिसाब हुआ था? 234B का हिसाब 3596, 3596 98031। तो जब आप एडवांस टैक्स आपको पे करना था बट आपने नहीं किया,
तो आपको इतना अमाउंट भरना पड़ेगा। ये थोड़ा फ्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बट बेसिकली 98091, ठीक है। कुछ फ्रैक्शन का चेंजेस आता है एज अ टोटल ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन द मंथ ऑफ जुलाई 2000। मतलब अगर किसी को एडवांस भरना है और वो एडवांस में डिले करता है या फिर जितना भरना चाहिए उतना टाइम पे नहीं भरता है, तो उनको इंटरेस्ट में दो चीजें 234B एज वेल एज 234C दोनों अप्लाई हो सकता है। बोलो सर, क्या आप लोगों को बात समझ में आया? समझ में आया सर एडवांस Yes, टैक्स का sir. कॉन्सेप्ट, यस सर। कैलकुलेशंस एज वेल एज इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो कोई भी एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल है, उन्हें अगर एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं पे करता है या एडवांस टाइम पे नहीं देता है, तो उन्हें क्या करना होगा? इंटरेस्ट के साथ भुगतना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपको पूछा है कि ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड इनकम अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। सर कैपिटल गेन तो समझ में आ रहा है, जो हम लोग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करके कमाते हैं, उन पे जो भी रेट होता है उसके हिसाब से भी टैक्स जमा करते हैं। एंड कैजुअल इनकम बेसिकली जैसे कि लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, ये सब आ जाता है। तो इसमें जो प्रोविजन है वो सेक्शन 234C आता है, बताता है कि कंटेन द प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। Advance tax is payable by an assessee on his or its total income, which includes capital gain and casual income। में क्या क्या पढ़ सकता है, मतलब कैजुअल इनकम के अंदर हम लोग क्या क्या काउंट कर सकते हैं? लॉटरी इनकम, क्रॉसवर्ड पजल्स एटसेट्रा। Since it is not possible for the assessee to estimate his capital gain or income from lottery etc., it has been provided that if any such income arises after the due date for any installment, then the entire amount of tax payable on such capital gain or casual income should be paid in remaining installment of advance tax which are due। माने सर अगर आप नॉर्मल बिजनेसमैन हो तो आप ना पहले से समझ सकते हो कि आपका कितना सेल हो सकता है, आप सेल्फ एसेस करके भी अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप कैपिटल गेन कर रहे हो तो आपको पता नहीं, जब तक गेन नहीं होता पता नहीं लगता कि एसेट कितने में सेल होता। जब तक जैसे शेयर सेल करोगे तो शेयर सेल करके कितना गेन होगा, जब तक सेल नहीं होगा कैसे पता चलेगा? लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल में जब तक जीतोगे नहीं पता कैसे चलेगा कैजुअल इनकम क्या होगा? इसलिए कहते हैं कि इट हैज, तो इसके केस में भी एडवांस टैक्स का प्रोविजन है, लेकिन जब तक पता नहीं चलेगा तब तक तो कर नहीं सकते। Since it is not possible for the assessee to estimate his capital gain or income from lottery etc., it has been provided that if any such income arises after the due date for any installment, जो भी इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट नॉर्मली आपने देखा, then the entire amount of tax payable after considering TDS, अगर उसमें से जो भी TDS काटना है TDS काट लो, on such capital gain or casual income should be paid the remaining installment or advance tax which are due। Where no such installment is due, अगर कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है, the entire tax should be paid by 31st March of the relevant financial। अगर कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है प्रीवियसली, तो 31st मार्च के अंदर पूरा का पूरा अमाउंट पेमेंट कर दो। मतलब अगर आपका कोई कैपिटल गेन टैक्स है या फिर अगर आपका कोई कैजुअल इनकम टैक्स है। और एक चीज है सर, नो इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑन लेट पेमेंट वुड अराइज इफ द एंटायर टैक्स लायबिलिटी इज सो पेड। तो क्या मतलब आया कि अगर कोई एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ कैपिटल गेन और इन केस ऑफ कैजुअल इनकम, इसमें कोई भी इंटरेस्ट लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता, इसमें कोई भी इंटरेस्ट लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता। इसलिए एक नोट है सर, इन केस ऑफ ए कैजुअल इनकम द एंटायर टैक्स लायबिलिटी इज फुल्ली डिडक्टेबल एट सोर्स 30%। वी नो दैट, है ना, हॉर्स रेस वगैरह में, लॉटरी वगैरह में 30% काट के लिया जाता है। और इसके बारे में TDS की में लोग 194B पढ़े हैं सर हम लोग, 194B, 194BB। एडवांस टैक्स लायबिलिटी वुड अराइज ओनली इफ द सरचार्ज, अगर कोई सरचार्ज अमाउंट है, अगर कोई हेल्थ एजुकेशन सेस है, तो ही सिर्फ अगर वो जनरेट हो सकता है along with the tax liability। लेकिन इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर 10,000 से ज्यादा का कैजुअल इनकम उससे ज्यादा हो तभी टैक्स लायबिलिटी जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी 194B या 194BB में TDS चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, मतलब प्रीवियस लेक्चर में आप लोग ऑलरेडी इस बारे में सुन चुके हो कि जब भी आप लोग कैजुअल इनकम करते हो तो 194B, 194BB के तहत
आपका 30% टीडीएस काट लिया जाता है। ठीक है सर, तो ये सब स्पेशल बातें हैं, याद रखना चाहिए, भूलने से नहीं चलेगा सर, भूलने से नहीं चलेगा। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ सर आप लोग घर पे इसको जरूर करें क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन करा है अभी, चलो टीडीएस का एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। एडवांस टैक्स आपने देखा अभी, टीडीएस का क्वेश्चन है। टीडीएस पढ़ने से पहले आपके मन में एक सवाल चल रहा है, सर टीसीएस भी थोड़ा बता ही दो ना। हाँ, टीडीएस टीसीएस तब से चिल्लाए जा रहे हो, टीसीएस ने क्या कर लिया, टीसीएस ने क्या गलती किया, कुछ नहीं किया सर, देख लो टीसीएस है क्या। टीसीएस जब भी हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग में, एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस बोल के, तब आपने टीडीएस के साथ साथ एडवांस टैक्स के साथ साथ टीसीएस के बारे में भी सुना। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में इसके बारे में भी आपको बोला। तो व्हाट इज टीसीएस? तो टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सेक्शन 206C, 206CC, 206CC एंड 203A, दीज आर द एरियाज जहां पर टीसीएस के बारे में होता है। लेकिन एक बात आपके मन में चल रहा है, वन थिंग जो आपके दिमाग में चल रहा होगा मे बी, दैट इज सर ये टीडीएस टीसीएस के बीच में डिफरेंस क्या है? सर टीडीएस टीसीएस बहुत ही एक जरूरी चीजें हैं। इवन आप जीएसटी के टाइम पे भी आपके सामने एक सिस्टम रहता है, जब आप रजिस्टर करते हो, ये देखो टैक्स पेयर्स जो टीडीएस टीसीएस कलेक्ट करते हैं या पे करते हैं, ठीक है, इनके लिए भी यहाँ पर देखो अलग से बोला है। टैक्स पेयर्स नॉर्मल टीडीएस टीसीएस जो काटते हैं उनके लिए भी जीएसटी रजिस्टर करना जरूरी है। मतलब अगर आप इनकम टैक्स में कोई ऐसा टैक्स पेयर्स हो जो टीडीएस काट के गवर्नमेंट के घर में जमा करता है, ये टीसीएस काट के गवर्नमेंट के घर में जमा करते हैं, दे आल्सो हैव टू रजिस्टर जीएसटी। इसके लिए जीएसटी के साइट में भी आपको इसके बारे में दिखाई देगा। नॉर्मल लोग भी करेगा जो नॉर्मल जीएसटी में आप लोग पढ़ते हो, बट टीडीएस टीसीएस इज आल्सो देयर। तो टीडीएस टीसीएस एक बहुत ही जरूरी चीजें हैं इन डे टू डे टैक्स लाइफ। नाउ व्हाट अबाउट टीसीएस, है क्या ये टीसीएस? मतलब बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना, खाए ना माथाए है। चलो देखते हैं कि खाते हैं कि सर पे लगाते हैं। सर ये क्या है? सर कभी सुने नहीं। चलो ठीक है, मतलब काम क्या है? सर सेलर ऑफ सर्टेन गुड्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द बायर्स। टीसीएस का कॉन्सेप्ट यही है कि सेलर, सर्टेन गुड्स के सेलर, गवर्नमेंट ने बोला उनको कि भाई टीसीएस कलेक्ट करके फिर बेचना, मतलब बोल दिया उनको, और तब से वो लोग लगा है कि जब भी वो कोई भी चीज सेल करता है तो पहले टीसीएस काट लेता है, क्योंकि सरकार ने बोला है। ठीक है सर, ये तो सरकार का जबरदस्ती है। अरे सर टैक्स का डेफिनेशन से यही है, टैक्स का डेफिनेशन से यही है, कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। सरकार जबरदस्ती ही करेगा, जबरदस्ती ही लेगा सर, अच्छा बात नहीं। Seller of certain goods are required to collect tax from buyers at the specified rate, and the specified percentage for collection of tax at source is as follows. अगर आप अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सेल करते हो तो 1% टीसीएस कलेक्ट करो। कितना कितना टीसीएस कलेक्ट करोगे सर? 1% टीसीएस कलेक्ट करो। सर टेंडू लीव्स जानते हो? देखिए कभी क्या होता है टेंडू लीव्स? किसी ने देखा है टेंडू लीव्स? सर इससे बीड़ी बनता है। हाँ बीड़ी पत्ता, झारखंड में बहुत होता है सर टेंडू लीव्स, झारखंड, उड़ीसा में भी बहुत होता है टेंडू लीव्स। ये देखो सर, झारखंड उड़ीसा में बहुत होता है। इवन गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी सारे ये, इसके ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आया था। टेंडू प्लकिंग गेट्स ईच फैमिली एनीथिंग बिटवीन 4,000 to 20,000 इन सीजन, इन सम केसेस इट विल बी 50,000। ठीक है, अच्छा अर्निंग कर लेते हैं जो टेंडू लीव्स का बिजनेस करते हैं। बेसिकली ये गांव साइड में होता है सर, नॉर्मली आदिवासी या ट्राइबल बेल्ट में ज्यादा होता है। ठीक है, और ट्राइबल वुमेन्स, और उसी से बीड़ी बनता है। और बीड़ी क्या है सर? ये देसी सिगरेट है। इंडिया में ये देसी सुट्टा है। ठीक है, सिगरेट लोग लेते हैं ना, ऐसे सुखाया जाता है
फिर मार्केट में काफी बड़ा बिजनेस है इसका, क्योंकि नशा होता है ना। तो कोई बोलता है सर सिगरेट। तेजपत्ता हाँ कि तेजपत्ता तेजपत्ता तेज पाता, क्या बोले थे कि तेज पाता, এগুলো তেজ পাতা না, তেজ পাতা নয়, বিড়ি পাতা আলাদা হয়। বিড়ি পাতা, বিড়ি তেজ পাতার গাছ দেখতে আলাদা, পাগল, তেজ পাতা না, বিড়ির পাতা হয় আলাদা। এগুলো আমাদের নর্মাল এরিয়াতে পাওয়া যায় না, এগুলো জঙ্গল এরিয়াতে হয়, ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যার জঙ্গলে পাওয়া যায়। স্যার তেজপাতাটা একই রকম দেখতে তাই মনে হলো। नहीं, देखने में मतलब जब सूख जाता है तो थोड़ा सा सिमिलर टाइप ऑफ देखने में आ सकता है, बट नो सर, ये कच्चा हालत में ऐसा होता है। तेज पत्ता कच्चा ऐसा देखने में होता है। तेज पत्ता पतला होता है कंपेरेटिवली, इतना सारा थोड़ी होता है तेज पत्ता। ये काइंड ऑफ लुक लाइक अ पान पत्ता, बट पान पत्ता भी नहीं है, ये अलग, ये तेंदू लीव्स है, इट्स तेंदू लीव्स। तो जो भी तेंदू लीव्स का सेलर है ना, जो तेंदू लीव सेल करते हैं, उनके लिए भी टीसीएस कलेक्शन करने का। तो फिर कोई बोलेगा सर जो गांव वाले हैं यही नहीं सर, ये तो एग्रीकल्चरल के साथ जुड़ा हुआ है, ये टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। जो तेंदू लीव्स इनसे परचेस करके मार्केट में सेल करेगा उनके लिए है। तो 5%, सर बहुत ज्यादा है। सर टिम्बर ऑप्टेन अंडर ए फॉरेस्ट लीज 2.5%, टिम्बर ऑप्टेन बाय एनी मोड अदर देन फॉरेस्ट लीज 2.5। टिम्बर जो फॉरेस्ट ऑक्शन होता है, मेरा पापा करते हैं ये काम, फॉरेस्ट ऑक्शन से टिम्बर खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करता है, मर्चेंट को बेचता है और फिर वो मर्चेंट सिटी में, टाउन में जिनको लकड़ी का जरूरत होता है उनको सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मेरे फैमिली बिजनेस पे मेरे पापा करते हैं। तो इसमें भी आपको टीसीएस देना पड़ता है। अच्छा सर, और क्या सर, लंबा लाइन है। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और टेंडर लीव्स, कोई दूसरा फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यस बोलो, किसी का अनम्यूट है, बोलो, कुछ क्वेश्चन है क्या? अच्छा, कोई दूसरा टाइप ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस अगर है टेंडू और टिम्बर को छोड़ के तो भी 2.5% रेट है। स्क्रैप डीलर जो सेल करता है वो भी सेलर से, मतलब स्क्रैप डीलर, स्क्रैप का बिजनेस तो सर क्या बोलो, स्क्रैप बिजनेस करोगे तो रिच बन जाओगे, सब छोड़ के स्क्रैप डीलर बन जाओ। स्क्रैप मतलब समझते हो, स्क्रैप डीलर करोड़ों का धंधा है, करना आना चाहिए। काम थोड़ा सा टेढ़ा है, किसी को समझ में नहीं आता है तो स्क्रैप बिजनेस में क्या है। ये जो स्क्रैप डीलर्स होते हैं ना, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है सर, देखने में बहुत ही खतरनाक और बुरा लगता है, बट इनका बिजनेस पे भयंकर बात है सर। काम थोड़ा टेढ़ा है नो डाउट, बट इसमें भी बहुत पैसा है। तो जो भी हो, स्क्रैप सेलर्स भी 1% टीसीएस कलेक्ट करता है जब वो सेल करता है जिसको भी। मिनरल्स बिंग कोल और इग्नाइट और आयरन ओर, मिनरल सेल करने के टाइम पे भी गवर्नमेंट सेलर को बोलते हैं कि टीसीएस कलेक्ट करो। नो कलेक्शन ऑफ टैक्स शैल बी मेड इन केस ऑफ रेजिडेंट बायर, ठीक है, इफ सच बायर furnishes the declaration in writing in duplicate to the effect that goods are to be utilized। बोलो सर, कोई किसी का आवाज आ रहा है, हंस का, बोलो, अनम्यूट हुआ है, कुछ पूछ रहे हो क्या? एक एक आवाज आ रहा है इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ। अच्छा देखो सर, तो फिर क्या मतलब निकला, नो कलेक्शन ऑफ टैक्स शैल बी मेड इन केस ऑफ रेजिडेंट बायर इफ सच बायर furnishes a declaration in writing in duplicate to the effect that goods are to be utilized for the purpose of manufacturing, processing, producing article or thing or for the purpose of generating power and not for trading purpose। ठीक है, तो ऐसे केसेस में किसी भी तरह का टीसीएस कलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और भी है, और भी चीजें हैं। एवरी पर्सन हु ग्रांट्स और लीज और लाइसेंस और एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज ट्रांसफर इन राइट और इंटरेस्ट इन, मतलब अगर मानो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ राइट ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मानो पार्किंग लॉट ट्रांसफर कर रहे हो, तो कहा जा रहा है कि भाई आप टीसीएस कलेक्ट करो। टोल प्लाजा, माइन और क्वेरी, किसी को लीज पे दे रहे हो, से मतलब लीज पे देना मतलब क्या, अभी टोल प्लाजा ऐसे ही होता है, रास्ते में जो
हाईवे में जो टोल प्लाजा होता है ना, ये भी लीज पे दे दिया जाता है, कलेक्ट करते हैं और उसको जब लीज पे देते हैं तो टीसीएस कलेक्ट कर लेते हैं to another person other than a public sector company, सरकारी कंपनी छोड़ के, for the use of such parking lot, toll plaza or mine or quarry for the purpose of business, the tax shall be collected as provided from the license or lessee or any such license, contract or lessee lease of the specified nature. मतलब जब भी किसी को कोई चीज लीज पे दिया जाता है, चाहे वो टोल प्लाजा हो, पार्किंग लॉट हो, तो उसमें भी टीसीएस कलेक्शन का प्रावधान है सर। रेट है 2% का, रेट है 2%। तो यही सब टीसीएस के ऊपर बोला गया है। इट्स लाइक अ टीडीएस, टीसीएस और टीडीएस में ज्यादा कोई फर्क नहीं। एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर who receives any amount as consideration for sale of a motor vehicle or of the value exceeding 10 lakh shall be time of receipt of such amount collect tax from buyer 1% of the sale consideration। अगर मोटर व्हीकल सेल कर रहा है 10 लाख के ऊपर का है तो टीसीएस कलेक्ट करेगा 1%। किससे लेगा? बायर से लेगा। मतलब ऐसा अलग अलग टीसीएस, जब भी सरकार को लगता है टैक्स चाहिए, कहाँ से चाहिए पता नहीं, बट कहीं से तो जुगाड़ कर लो। Every person being an authorized dealer who receive amount under the liberalized remittance scheme of the RBI for overseas remittance from a buyer, being a person remitting such amount out of India, मतलब ये बैंकिंग सेक्टर में होता है। Being a seller of an overseas tour program, अगर आप ओवरसीज में टूर करके किसी को लेके जाते हो। पैकेज who receives any amount from the buyer who purchase the package, मतलब बेसिकली अगर आप ओवरसीज टूर करते हो, ठीक है, फॉरेन में लेके जाते हो, तो जो भी टूर पैकेज प्रोग्राम खरीदते हैं उनसे भी टीसीएस कलेक्शन करने का प्रावधान है। Has to collect rate of 5% of such amount at the time of debiting the amount payable by the buyer or the time of receipt of such amount from the said buyer by any mode whichever is RBI। तो सिंपल बात है, एज पर द आरबीआई लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत जब भी कोई ओवरसीज टूर प्रोग्राम बाय करते हैं किसी टूर ऑपरेटर से, तो उनसे भी टीसीएस कलेक्ट करने का प्रावधान दिया गया। सर कितना सारा टीसीएस कलेक्ट करेगा? रेट ऑफ टीसीएस इन केस ऑफ कलेक्शन बाय एन ऑथराइज्ड डीलर, जब ऑथराइज्ड डीलर होगा उनका रेट के बारे में भी बोला है। क्या क्या बोला देखो, where the amount is remitted for a purpose other than purchase of overseas tour program package and the amount of aggregate of the amount being remitted by a buyer is less than 7 lakh in a financial year। अगर ओवरसीज टूर प्रोग्राम का पार्ट है और ओवरऑल जो टैक्स का मैटर है, एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट बीइंग रेमिटेड बाय ए बायर जो 7 लाख से अगर कम है तो टीसीएस का अमाउंट डील है। अगर ओवरऑल रेमिटेंस अमाउंट जो ओवरसीज बायर से लिया जा रहा है वो अगर 7 लाख से कम है तो टीसीएस नहीं, बट अगर 7 लाख के ऊपर चला जाएगा तो 5% का टीसीएस लगा जाएगा। तो 7 लाख तक टीसीएस कलेक्ट नहीं होता है, 7 लाख के ऊपर 5% है, याद रखें। और where the amount being remitted out is a loan obtained from any financial institutions, from any financial or for the purchasing of any educations, ठीक है। Where the amount being remitted out is a loan, मतलब for an overseas loan amount है तो 0.5% अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट लिया जाता है टीसीएस के तौर पे। तो टीसीएस का अलग अलग रेट के बारे में यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। बस आपको कुछ चीजें थोड़ा सा गो थ्रू करके रखना चाहिए। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पर no tax is collected, no TCS been authorized dealer an amount in respect of which the sum has been collected by the seller, no TCS if the buyer is liable to deduct tax at source under any other provision of the act and has deducted such tax। तो there are certain situations जहां TCS collect करने का कोई provisions नहीं, जैसे कि यहाँ पर देखो, no TCS if the buyer is the central government, state government, an embassy, मतलब हाई कमीशन में काम करते हैं, एम्बेसी में काम करते हैं, तो इनके लिए कोई टीसीएस का प्रावधान नहीं रखा गया। बस इतना पढ़ लो काफी है। अब एक सबसे बड़ा सवाल आपके मन में जो चल रहा है, सर सवाल पे सवाल, कितना सवाल। सर सवाल ये है कि सर टीडीएस और टीसीएस में फिर फर्क क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस? चलो मैं आपको टीडीएस और टीसीएस पे डिफरेंस थोड़ा बता देता हूँ। तो पॉपुलर मतलब डिफरेंस जो है इनके बीच में जो फर्क है ना, ये वेरी पॉपुलर फर्क, लोगों को जानना चाहिए कि सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस। दोनों ही टैक्स पेमेंट है अर्लियर, मतलब पेमेंट करने से पहले या सेल करने से पहले कलेक्ट करने के बारे में बोलता है। तो इसका बेसिकली नेचर में डिफरेंस है। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस का कॉन्सेप्ट है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, जो पेमेंट करेगा, जैसे कि एम्प्लॉयर, जैसे कि कमीशन एजेंट को, जब भी कोई कंपनी अपने एजेंट को पेमेंट करता है
पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट, जो भी रेट है, सिंपल, ठीक है। अगर 10% है तो 10%, स्लैब है तो स्लैब, जो भी यूज है वो करो। लेकिन टीसीएस क्या है? सेलर ऑफ सर्टेन गुड्स, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि टेंडू लीव, जैसे कि टिम्बर, seller of certain goods is responsible for collecting tax at source at the prescribed rate from the buyer. Person who grant license, जो किसी को लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको अभी बताया, in respect of any parking lot, टोल प्लाजा, माइन एटसेट्रा, मतलब माइन समझते हो ना, खान रे बाबा, कोयला का खान, हीरा का खान, सोना का खान, समथिंग लाइक दैट, जिसको बंगाली में बोलते हैं खोनी, खोनी, is responsible for collecting tax at source at the prescribed rate from the license or lessee as the case may be. Normally 5% का प्रावधान है, अभी अभी रेट आपको पढ़ के सुनाया। या फिर जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, रिसीविंग अमाउंट, जैसे कोई कार सेल कर रहा है 10 लाख के ऊपर का तो टीसीएस कलेक्ट करेगा। या फिर कोई ओवरसीज टूर पैकेज सेल कर रहा है, रेमिटेंस आउट ऑफ इंडियन अंडर एलआरएस ऑफ द आरबीआई और सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज इज रिस्पांसिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट फ्रॉम द बायर। 7 लाख तक कोई रेट नहीं है, 7 लाख के ऊपर जाएगा तो 5% का रेट लगता है, यही बात कहा गया है, ठीक है। तो टीडीएस बेसिकली जो पे करेगा वो काट के पे करेगा, और टीसीएस क्या है? जो कलेक्ट करेगा पैसा वो काट के कलेक्ट करेगा। दैट इज व्हाई द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस। Generally, tax is required to be deducted at the time of credit to the account of the payee, at the time of payment, whichever is earlier. However, in case of payment of salary, payment in respect of life insurance policy, etc., tax required to be deducted at the time of payment, है ना? लेकिन generally, tax is required to be collected at source at the time of debiting the amount of payable by the buyer of certain goods to the account of the buyer, or at the time of receipt of such amount from the said buyer, whichever is earlier. However, in case of sale of motor vehicle of the value exceeding 10 lakh and sale of goods exceeding 50 lakh, other than exported goods under goods mentioned in section 206C subsection 1, मतलब इनसे इस केस में क्या है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स इज रिक्वायर्ड टू एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट ऑफ सेल कंसीडरेशन। तो इस केस में सेल कंसीडरेशन के टाइम पे टैक्स कलेक्शन किया जाएगा। कब, किस केस में? जब 10 लाख के ऊपर का गाड़ी हो या 50 लाख के ऊपर का एक्सपोर्टेड गुड्स हो, ठीक है। ऐसे केसेस में आपको टीसीएस कंसीडरेशन जब पेमेंट होगा तब कलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस। बाकी इतना सा बोलूंगा सर कि घर पे एक बार गो थ्रू जरूर करें। और एक चीज आपको बार बार बोलता हूँ कि आप लोग ना घर पे अच्छे से पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर को जरूर करें। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस भी कराया बहुत सारा, बट एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी घर पे क्वेश्चन आंसर को गो थ्रू करें। अगर कोई डाउट हो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। मैंने मेन सारा बात कर दिया, कल की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर ही डील करूँगा। मतलब टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स रिलेटेड वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पे ही डील करना कल के क्लास का डिस्कशन करना, ठीक है सर। उसके बाद रिटर्न फाइलिंग में जाएंगे, उसके बाद रिटर्न फाइलिंग में जाएंगे। प्लीज टेल मी सर, क्या आप लोगों को टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स समझ में आ रहा है? थोड़ा ट्रिकी है सर, क्योंकि बहुत सारा एरिया कवर करता है, लेकिन पढ़ने से समझ में आ जाएगा। रिवाइज करना सर, बार बार बोल रहा हूँ। ओके सर, इतना ही आज। यस सर। ठीक है विश्वजीत, थैंक यू ओके सर। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, बाय। फिर हंस बोल, कुछ बोलेगा? हंस के बैकग्राउंड से क्या नॉइज आ रहा है? बजना बजा रहा है ऐसे टका 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 टका? हाँ ठीक है। पंकज मुझे अच्छे, पंकज आवाज पे अच्छी ना। बोलो सर, कुछ कहोगे आप लोग? भाई हाँ सर। पंकज, ओके बाय बाय सर। बस सर। ठीक है, ठीक है सर।